अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम यूनिरी ऑपरेटर्स को कैसे ओवरलोड करते हैं। जैसे आपको पता है कि ऐसे ऑपरेटर्स जो सिर्फ एक ऑपरेंड लेते हैं उनको हम यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। उसमें डिटेल में हमने देखा कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पोस्टफिक्स फॉर्म में और प्रीफिक्स फॉर्म में कैसे हम उसको ओवरलोड करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेटर्स का। बाइनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो दो ऑपरेंड लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जिनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इसके अलावा रिमाइंडर है, इसके अलावा एम्परसेंट है, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। ये सारे वो वाले ऑपरेटर्स हैं जो दो ऑपरेंड लेते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है। और ये वो वाले ऑपरेंड्स हैं, वो वाले ऑपरेटर्स हैं जो दो ऑपरेंड लेते हैं। तो इनको हम ओवरलोड करेंगे। ओवरलोड करने का फ़ायदा ये है कि हमारी जो यूज़र डिफाइंड क्लास डेटा टाइप्स हैं, जो क्लासेस हैं, उनके साथ ये काम कर सकेंगे कि हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स को जमा करना चाहें तो इसकी मदद से हम वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करना सीखेंगे। बेसिकली इसमें हमने करना क्या है, हम करना ये चाह रहे हैं कि एक हमारी यूज़र डिफाइंड क्लास होगी, उस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को हम जमा करना चाहते हैं। तो इसको मैंने इसका कोड लिखा है, इसको हम देखते हैं। क्लास का नाम है ऐड। उसके अंदर दो डाटा मेंबर्स हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। उसका सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। आपको पता है कंस्ट्रक्टर उसका पब्लिक होता है, जिसमें a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, सबको ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर इन नाम का एक उसका मेंबर फंक्शन लिखा। इन के अंदर सिंपली हम उसकी इनपुट ले रहे हैं, उसके डाटा मेंबर्स की, और ए और बी की इनपुट ले रहे हैं। शो नाम का है, शो नाम का जो हमारे पास है डाटा मेंबर फंक्शन, वो ए और बी की वैल्यूज़ को शो करवा रहा है। उसके बाद ये वाली चीज़ है जिसकी जिस जो जिस जिसमें हम प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। तरीकाकार क्या है, पहले सबसे पहले ऐड का कीवर्ड लिखा। ऐड का कीवर्ड हमें बताता है कि ये जो हम ओवरलोड कर रहे हैं, जो हम मेंबर फंक्शन लिख रहे हैं, इसकी रिटर्न टाइप है एक ऐड टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एंड पे। इस क्लास का नाम ऐड था। ऐड शुरू में लिखने का मकसद ये है कि वो ऐड टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड, जैसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में लिखते हैं, फिर उस ऑपरेटर का साइन जो है प्लस, और वो साथ में एक आर्गुमेंट भी ले रहा है, उसका नाम है पी। मतलब ऐड टाइप का एक आर्गुमेंट ले रहा है जिसका नाम है पी। ये इसका है सिंटैक्स प्लस को ओवरलोड करने का। सबसे पहले टेम्परेरी एक वेरिएबल हम ले रहे हैं, उसका नाम टेम्प रख दिया। टेम्प डॉट ए इज इक्वल टू पी डॉट ए, मतलब कि वो जो आर्गुमेंट आ रहा है हमारे पास उसका, और प्लस ए, जो ये वाला ए है ये कॉलिंग का है, कि जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसका जो डाटा मेंबर ए है वो और जो जो हमारे पास आर्गुमेंट आ रहा था वो दोनों को जमा करो, और जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया है उसके ए वाले पोर्शन में उसको डाल दो। उसके बाद टेम्प डॉट बी इज इक्वल टू पी डॉट बी प्लस बी। पी डॉट बी वो है जो है एज अ पैरामीटर आ रहा था, और बी वो वाला है जो उसको कॉल कर रहा था। तो इसको करने के बाद एंड पे हम रिटर्न कर रहे हैं टेम्प। टेम्प क्या था? टेम्प एक टेम्परेरी हमने एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ऐड नाम की क्लास का। तो शुरू में इसलिए हमने इधर लिखा है कि ये जो एंड पे रिटर्न करेगा वो ऐड टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा जो वो रिटर्न करेगा। इसके बाद आए आप मेन क्लास के अंदर। शुरू में हमने तीन इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं ऐड क्लास के। इसका नाम है एक्स, वाई और जी। अब एक्स इन नाम का जो मेंबर फंक्शन था वो इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब इसको हम जब ये चलेगा तब ये ए की इनपुट लेगा और बी की। उसके बाद वाई डॉट इन, अब वाई ऑब्जेक्ट के अंदर ए की इनपुट लेगा और बी की इनपुट लेगा। उसके बाद हम कह रहे हैं जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब कि जो जी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्स और वाई दोनों को जमा करना है। हमने ओवरलोड कर चुके हैं पहले ही प्लस के ऑपरेटर को, तो इसकी मदद से हम एक्स और वाई को अब जमा कर सकते हैं। अब इसमें मैंने एक ऊपर वर्ड यूज़ किया था कि जो आर्गुमेंट आ रहा है वो, और एक जो कॉलिंग है वो। इसमें जो हमारा एक्स है वो कॉलिंग है, एक्स कॉल कर रहा है,
और जो y है वो आर्गुमेंट वाली जगह पे जाएगा। ये देखें ना, जिधर हमने ऐड p लिखा ना, जो एज अ आर्गुमेंट जा रहा था वो y वाला है, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है। जो x है वो कॉलिंग का है। अंदर जाके मैं कह रहा था p डॉट ए इज प्लस ए, ये वाली जब जब लाइन आई तो मैंने कहा था आपको कि p डॉट ए का मतलब है कि जो आर्गुमेंट के तौर पे आ रहा है, तो इसमें y वाला जो था वो आर्गुमेंट के तौर पे आ रहा था, और प्लस ए जो सिंपल ए लिखा हुआ है वो कॉलिंग का था। इसमें कॉल कौन कर रहा है? x। इस लाइन के अंदर जो x है वो कॉलिंग है, कॉल कर रहा है जो उस मेंबर फंक्शन को। जो y है वो एज अ आर्गुमेंट जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक्स कॉलिंग है, एक्स कॉल कर रहा है, और वाई एज अ आउटपुट जा रहा है। फिर ये दोनों को जमा करने के बाद उसकी वैल्यू को साइन कर रहा है जी को। जब हम जी डॉट डॉट शो कराएंगे तो दोनों को जमा करने के बाद जो उसका आंसर आएगा वो जी के अंदर आ चुका होगा। इसकी आउटपुट देखें, पहले में हमने 12 एंटर किया, फिर हमने 12 एंटर किया, उसके बाद ये दो जो हैं, ये जो हमने x बनाया था उसकी हैं। उसके बाद जो y नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर 12 और 12 एंटर किए हैं। एंड पे आ गए जो हमने z डॉट शो किया है, तो अब z के अंदर, z वाले ऑब्जेक्ट के अंदर a और b की वैल्यू 24 और 24 है, उसने दोनों को जमा कर दिया। हाउ दिस प्रोग्राम, अब प्रोग्राम वर्क के अंदर वो आपको बता रहा है कि किस तरह हमने किया है। इसमें मेन चीज़ जो याद रखने वाली है, इसकी सेकंड लाइन देखें, कहते हैं व्हेन द बाइनरी ऑपरेटर इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट, द लेफ्ट ऑपरेंड acts as calling object and the right operand acts as parameter passed to the member function। मतलब इसमें जो लेफ्ट पे आ रहा है, क्या आ रहा है? x, वो ये कॉलिंग है। देखिए नीचे भी इसमें बताया हुआ है x इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड y इज पास्ड एज पैरामीटर। ऊपर वाले जो उसका फंक्शन हमने लिखा था जब ओवरलोड किया था, तो इसमें एक पैरामीटर के तौर पे आ रहा था और एक वैसे आ रहा था। जैसे ये पी डॉट ए वही पैरामीटर वाला आ रहा है, प्लस ए जो है ये उसका आ रहा है जो उसको कॉल कर रहा है। तो इस लाइन को उसने एक्सप्लेन किया है कि इसमें जो लेफ्ट साइड पे है जो एक्स है, ये कॉलिंग है, ये कॉल कर रहा है उस मेंबर फंक्शन को, उस ओवरलोड वाले फंक्शन को, और जो वाई है वो एज अ पैरामीटर जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल है, with a write a program that overloads arithmetic addition operator plus for concatenating two string values। दो स्ट्रिंग वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट करना है। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है उनको इकट्ठा करना, एक के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आए, एक के बाद दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू आए। मतलब एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग है जिसमें वर्ड लिखा हुआ है। पहली स्ट्रिंग का नाम S1 था, दूसरी का नाम S2 था। जब हम करें S1 + 2, तो वो दोनों इकट्ठी हो गए S1 + S2। जब हम करें तो वो पूरा हेलो वर्ल्ड हो जाए। ठीक है, एक चीज़, पहली स्ट्रिंग पहले वेरिएबल के अंदर एक चीज़ थी, दूसरे वेरिएबल के अंदर दूसरी चीज़ थी, दोनों को जब जमा करें, जमा करने से वो उनको दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दे, प्लस के ऑपरेटर के साथ दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएं और दोनों इकट्ठे हो जाएं। पहले पहला आए बाद में दूसरा, पहले में अगर हैरो था दूसरे के अंदर वर्ल्ड था, दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो ये पूरा हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। इसके अंदर स्ट्रिंग नाम की हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक करेक्टर स्ट्रिंग ले रहे हैं 50 नंबरों की। मतलब ये कि इस करेक्टर स्ट्रिंग के अंदर 50 डिजिट का कोई भी करेक्टर्स आ सकते हैं। मतलब कि 50 है इसके अंदर टोटल स्पेसिस, उसमें 50 में कोई भी आप चीज़ 50 जिसकी लेंथ 50 तक हो, 50 स्पेसिस पर मुश्तमिल हो, वो लिख सकते हैं। शुरू में इसका हमने कंस्ट्रक्टर लिखा स्ट्रिंग क्लास का, तो वो कह रहा है str 0 इंडेक्स पे उसके अंदर \0 लिखवा दो, मतलब नल करेक्टर रखवा दो। आपको पता है जो भी स्ट्रिंग है उसका जो लास्ट वाला होता है, जैसे अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, एक करैक्टर अरे यहाँ बनाता हूँ, तो उसके जो सबसे लास्ट जो उसका इंडेक्स होगा, उस लास्ट इंडेक्स पे \0 पड़ा होता है, नल करैक्टर पड़ा होता है। ये बताता है कि यहाँ पे आके आपकी करैक्टर अरे ख़त्म हो रही है। तो हम क्या करें, इसको इनिशियलाइज़ करना था तो हमने उसके पहले इंडेक्स पे ही हम \0 लिखवा देते हैं। इस जो चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे ही स्ट्रिंग एंड है, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं रखा गया।
उसके बाद इन नाम का एक फंक्शन हम बनाते हैं उसमें इनपुट लेने के लिए। हम कहते हैं सी आउट अंडर स्ट्रिंग गेट्स एस टी आर, मतलब कि एस टी आर जो था वो हमारी करेक्टर अरे का नाम था, उसके अंदर जो भी वो इनपुट एंटर करेगा तो उसको उसके अंदर स्टोर करवा देगा। गेट्स फंक्शन का आपको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद शो में सी आउट एस टी आर, शो में सिर्फ हम जो स्ट्रिंग कैरेक्टर रे है जो उसके अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उसको शो करवा रहे हैं। उसके बाद हम प्लस का जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करना चाह रहे हैं, तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस का साइन। उसके बाद ये आर्गुमेंट के तौर पे क्या लेगा, ये आर्गुमेंट के तौर पे भी स्ट्रिंग क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट लेगा, उसका नाम हमने एस रख दिया। पहले जैसे हम कर रहे थे, हमने एक टेम्प नाम का एक हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हम कह रहे हैं एस टी आर सी पी वाई, ये बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग क्लास का बिल्ट इन फंक्शन है जो स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ये दो आर्गूमेंट्स ले रहा है, एक पहला आर्गूमेंट है टेम्प डॉट एस टी आर, ये रिप्रेजेंट करता है कि किस में कॉपी करनी है। कोमा के बाद एस टी आर का मतलब जो कॉलिंग फंक्शन है, जो कॉलिंग वेरी ऑब्जेक्ट है जो उसको कॉल कर रहा है इस क्लास को, उसकी जो एस टी आर के अंदर, एस टी आर क्या था, एस टी आर करेक्टर अरे थी जो शुरू में हमने ली थी ये वाली, उसकी करेक्टर अरे के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उसको कॉपी करके टेम्प डॉट एस टी आर के अंदर रखवा दो। इसमें इस लाइन में ये काम होगा। एस टी आर सी पी वाई जो है स्ट्रिंग कॉपी का एक बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग क्लास का। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे नंबर वाला जो आर्गूमेंट है उसको वो कॉपी कर देता है पहले नंबर वाले आर्गूमेंट जो आप पास करेंगे, वो तो वो है टेम्प डॉट एस टी आर। उसके बाद एस टी आर सी ए टी, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। जैसे एस टी आर सी पी वाई की जो मेंबर फंक्शन था स्ट्रिंग क्लास का वो कॉपी करवा रहा था, इसी तरह स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ती है। तो कर क्या रहे हैं हम, टेम्प डॉट एस टी आर, दूसरा आर्गुमेंट है एस डॉट एस टी आर, जो हमारे पास पैरामीटर के तौर पे स्ट्रिंग आ रही थी उसको, और जो टेम्प के अंदर स्ट्रिंग है उसको, दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट कर दो, जोड़ दो। वो जोड़ने के बाद हम रिटर्न एंड पे टेम्प कर रहे हैं। अब टेम्प में बेसिकली क्या पड़ा हुआ है कि जो उसको कॉल कर रही थी वो वाली स्ट्रिंग, और जो एज अ पैरामीटर आ रही थी, मतलब कि अगर x प्लस वाई लिखा हुआ है तो x वाले की जो है वो, और साथ में जो y वाली की है, दोनों को कॉन्कैटिनेट करने के बाद हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न टेम्प कर रहे हैं। तो आए मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हमने S1, S2, S3 नाम की तीन स्ट्रिंग्स क्रिएट कर ली, तीन हमने उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। हम कह रहे हैं S1 डॉट इन, S1 के अंदर इनपुट ले ली, S2 डॉट इन, S2 के अंदर इनपुट ले ली, सी आउट S1 कर रहे हैं, बाद में हम S1 डॉट शो कर रहे हैं, फिर सी आउट S2 कर रहे हैं, S2 डॉट शो कर रहे हैं। ये करने के बाद हम सी आउट कर रहे हैं S3 को। तो S3 में अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि उसके अंदर हमने इनपुट नहीं ली थी, तो इसकी वैल्यू शुरू में इसकी आउटपुट आ रही है, देख लें। पहले में हमने हेलो एंटर कर दिया तो उसमें वर्ल्ड एंटर कर दिया, S1 के अंदर वो शो करा रहा है हेलो पड़ा हुआ है, S2 के अंदर वो शो करा रहा है वर्ल्ड पड़ा हुआ है, S3 के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ क्योंकि उसमें हमने कुछ भी नहीं लिखवाया था। तो उसके बाद हम इसको कॉन्कैटिनेट करते हैं। कॉन्कैटिनेट करने की ये देखें, S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2, इसमें S1 कॉलिंग था और S2 एज अ पैरामीटर जाएगा उसके अंदर, वो दोनों को कॉन्कैटिनेट करने के बाद उसको रिटर्न करेगा, वो S3 के अंदर चला जाएगा। हम कह रहे हैं सी आउट S3, ये सी आउट S3 ऐसे ही लिखा जाएगा, इक्वल का निशान वैसे ही लिखा जाएगा। बाद हम कह रहे हैं S3 डॉट शो, तो आप ये देखें S3 डॉट शो जब चलेगा तो इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड, मतलब कि प्लस के साइन ने दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर दिया, S1 को भी और S2 को भी। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम ये देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर को हम किस तरह ओवरलोड कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर आपको पता है, अगर तो सिंगल इक्वल का निशान हो तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, अगर डबल इक्वल का निशान हो तो इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर तो दो वैल्यूज बराबर हैं आपस में, मिसाल के तौर पर इसने लिखा हुआ है दो, अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं ए और बी,
अगर ए की वैल्यू भी 5 है और बी की वैल्यू भी 5 है, हम कहेंगे ए इज इक्वल टू ए कंपेरिजन ऑपरेटर बी, ए डबल इक्वल टू बी। अगर दोनों की वैल्यू 5 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर एक की वैल्यू कुछ और है, दूसरे की वैल्यू कुछ और है, जैसे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, हम लिखें ए डबल इक्वल टू बी, तब ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तब हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम ये जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे इंट है, फ्लोट है, उनके लिए तो पहले से ये है। अब हम इसको चाहते हैं कि स्ट्रिंग के लिए इसको हम ओवरलोड करें। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ें। राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड्स द कंपैरिजन ऑपरेटर टू वर्क विद स्ट्रिंग क्लास। द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन मस्ट बी 1 इफ टू स्ट्रिंग्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड 0 अदरवाइज। अगर दो स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम है, मतलब कि पहली भी 5 करेक्टर्स पे मुश्तमिल है, दूसरी भी 5 करेक्टर्स पे मुश्तमिल है, तब ये ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करे। हमने ये नहीं देखना कि पहली स्ट्रिंग के अंदर है क्या, हम ये देखना चाहते हैं सिर्फ उसकी लेंथ कितनी है। अगर पहली के अंदर भी 5 अल्फ़ाबेट्स थे, दूसरी के अंदर भी 5 अल्फ़ाबेट्स थे, या पहली भी 7 थी, दूसरी भी 7 थी, तब ये ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करे। तो ये जो कोड था हमने पहले भी देखा है स्ट्रिंग क्लास का, उसमें हमने कैरेक्टर अरे बना ली है 50 नंबर्स की, 50 कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं। उसका कंस्ट्रक्टर हमने लिखा, कंस्ट्रक्टर में हम उसके पहले जो कैरेक्टर है, पहला जो इंडेक्स है, उसको हम बैक स्लैश जीरो से नल करेक्टर से इनिशलाइज करवा रहे हैं। उसके बाद इन नाम का फंक्शन, पहले भी हमने क्लास में इसको यूज़ किया था। उसके बाद शो नाम का फंक्शन है। उसके बाद मेन जो काम है, जो जो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, वो यहाँ से शुरू होता है। पहला, ये इंटीजर रिटर्न करेगा हमारा ये ऑपरेटर का कीवर्ड, जैसे हम लिखते हैं ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए। उसके बाद उस ऑपरेटर का साइन क्या है, वो डबल इक्वल का साइन है। और ये आर्गुमेंट क्या लेता है, ये स्ट्रिंग क्लास का एक एस नाम का ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट ले रहा है। उसको नाम हमने एस दिया है। जो भी चीज़ हम पास करेंगे मेन से, वो अब एस के नाम से पहचानी जाएगी। वो कहते हैं इफ एस टी आर एल ई एन, आगे उसको आर्गुमेंट दे रहे हैं एस डॉट एस टी आर। तो जो आर्गुमेंट, जो पैरामीटर के तौर पे स्ट्रिंग आ रही है, उसकी स्ट्रिंग लेंथ, strlen एक बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग क्लास का, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस कोड जहाँ से शुरू हो रहा था वहाँ पे सबसे ऊपर आए, तो आपको नज़र आएगा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। जब हम ये स्ट्रिंग डॉट एच की हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो इसके अंदर स्ट्रिंग strlen स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वाला, और जो ये वाला है अभी इसने इस्तेमाल किया है स्ट्रिंग लेंथ वाला, ये बिल्ट इन है। तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं वो इंक्लूड करवाने के बाद। strlen उस स्ट्रिंग करेक्टर अरे जो हम उसको पास करेंगे, उसकी लेंथ रिटर्न करेगा, इसकी लेंथ कितनी है, इक्वल टू strlen str जो था, जो कॉलिंग है, जो इसको कॉल कर रहा है, उसका जो डाटा मेंबर है, वो ये उसका उसका नाम है str। अगर ये देखें, ये इसकी स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करता है, 6 करता है, 7 करता है, कहता है इफ ये दोनों बराबर हैं आपस के अंदर तो रिटर्न 1 कर दो, एल्स रिटर्न 0। अगर पहली स्ट्रिंग की और दूसरी स्ट्रिंग की वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तब वो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो 0 रिटर्न कर देगा। मेन फंक्शन के अंदर आ जाए। मेन फंक्शन के अंदर हमने दो स्ट्रिंग्स क्रिएट की, S1 के नाम से और S2 के नाम से। S1 के नाम X1 के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इनपुट ली, फिर S2 में इनपुट ली, S1 की वैल्यू हमने शो करवाई, फिर S2 की वैल्यू शो करवाई। तो हम बेसिकली इसमें पहले में हेलो एंटर करवा रहे थे, दूसरे में वर्ल्ड एंटर करवा रहे थे। जब इसकी हमने आउटपुट करवाई, तो ये हेलो और S2 में वर्ल्ड है। उसके बाद हम कहते हैं इफ S1 इज इक्वल टू S2, S1 डबल इक्वल टू S2, मतलब कि S1 भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप थी, उसका ऑब्जेक्ट था। S2 भी एक ऑब्जेक्ट था। इसको दोनों को हमने ऊपर ओवरलोड कर चुके हैं। हम कहते हैं S1 इज इक्वल टू S2। मतलब अगर S1 की लेंथ के अंदर जो है उसका डाटा मेंबर, उसकी लेंथ और S2 की लेंथ अगर बराबर होंगी आपस में, तो बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल साइज। एल्स में हम कह रहे हैं बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। दोनों की लेंथ अगर बराबर होगी, अब हेलो के अंदर कितने हमारे पास करेक्टर्स आ रहे हैं, H E डबल L O,
5 करैक्टर्स हैं इसके अंदर, WORLD, इसके अंदर भी 5 करैक्टर्स हैं। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, S1 इज इक्वल टू S2, दोनों आपस में बराबर हैं, तो वो कहेगा बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल साइज। अगर नहीं है तो फिर बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। अगला जो बच्चों टॉपिक है वो है ओवरलोडिंग अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? आप लोगों ने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है कि अगर ये लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। स्टेटमेंट को अगर हम लिखें तो हम इस ऐसे लिखेंगे, उसका मतलब ये बनता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। मिसाल के तौर पे अगर ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, जब ये स्टेटमेंट चलेगी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तब ये चलने के बाद हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 15 हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट का सेम वही मतलब है जो इसका मतलब है। ए प्लस इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो सेम वही मतलब है जो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब है। तो अब हम जो ये है ऑपरेटर, इसको ओवरलोड करना देखते हैं कि इसको हम किस तरह ओवरलोड करेंगे ए प्लस इक्वल टू बी। एक एग्जांपल इसकी हम करते हैं। और जो प्लस इक्वल का ऑपरेटर है, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके साथ तो इस्तेमाल होता ही है। तो अब हम यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको हम ओवरलोड करेंगे। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास का नाम है रीड। रीड के अंदर दो उसके डाटा मेंबर्स हैं, एक का नाम है डे, एक का नाम है पेजेस। मतलब कि हम ये इसमें रख रहे हैं कि कितने डेज में कितने पेजेस हम रीड कर रहे हैं। सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में हम डेज इज इक्वल टू पेजेस इज इक्वल टू ज़ीरो कर रहे हैं कि दोनों को हम ज़ीरो के साथ इनिशलाइज कर रहे हैं। उसके बाद इन नाम का एक फंक्शन हमने मेंबर फंक्शन बनाया है, जो उसमें इनपुट लेगा, पूछेगा हाउ मैनी डेज यू हैव रेड और हाउ मैनी पेजेस यू हैव रेड। तो इसमें हमने डेज और पेजेस को हमने इसकी इनपुट ले ली। शो नाम का एक मेंबर फंक्शन है, शो नाम का जैसे नाम से जाहिर है, ये आपको बताएगा कि कितने पेजेस आपने कितने दिन में रीड किए हैं। उसके बाद मेन जो है हमारा ऑपरेटर जिसको हम ओवरलोड करना चाहते हैं उस पर आ जाए। उसमें उसकी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। ऑपरेटर का कीवर्ड इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। और उस ऑपरेटर का साइन है प्लस इक्वल का, और वो एक आर्गुमेंट ले रहा है, पैरामीटर ले रहा है, वो रीड टाइप का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने आर रखा। हम कह रहे हैं डेज इज इक्वल टू डेज प्लस आर डॉट डेज। वैसे जो हम पहले कॉन्सेप्ट ले रहे थे कि जो आर है वो एज आ इसको पैरामीटर हम देंगे, और जो अकेला ये डेज लिखा है ये एज कॉलिंग आएगा कि ये वाला कॉलिंग का है, ये जो डेज का वेरिएबल है ये कॉलिंग का है। इसी तरह नीचे पेजेस इज इक्वल टू पेजेस प्लस आर डॉट पेजेस, जो आर है वो एज अ पैरामीटर जो आएगा वो वाला है, मतलब जो बाद में आएगा। और पेजेस जो सिंपल हमने लिखा है, ये पेजेस किसका है, जो कॉलिंग का है, जो पहले आएगा उसका। मेन में आ जाए, मेन में दो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए, एक का नाम R1 है, एक का नाम R2 है। R1 के अंदर इनपुट ले ली, R2 के अंदर इनपुट ले ली। जो साथ में इसके आउटपुट आपको शो भी करवा रहा है। R1 के अंदर इसमें इनपुट ले ली आपने, और इधर आपने R2 के अंदर इनपुट ले ली। उसके बाद लिखा आएगा सी आउट रीडिंग नंबर 1 नीचे आ रहा है, तो इस R1 डॉट शो हमने कर दिया, जो इनपुट दी है वो शो करवा देगा। उसके बाद सी आउट करवा रहा है रीडिंग नंबर 2, R2 के अंदर जो चीज़ हमने एंटर की थी वो आपको शो करवा देगा कि कितने पेजेस और कितने डेज में आपने रीड किए हैं। उसके बाद हम दोनों को ऐड करना चाहते हैं, R1 और R2 को, बाय यूजिंग प्लस इक्वल का ऑपरेटर। तो इसमें भी लिखा हुआ है R2 प्लस इक्वल टू R1। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1। इसको अगर हम लिखें तो ये बनेगा R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1। दोनों को जमा करने के बाद
इसकी आउटपुट उसने दी हुई है R2 डॉट शो में। तो उसमें देखें जो ऊपर था उस पर 300 पेजेस थे, इसके 150 थे, दोनों जमा करके 450 हो गए। इसमें 10 डेज थे, इसमें 3 थे, टोटल जमा करके 13 डे हो गए। एंड पे ये बता रहा है आपको ये प्रोग्राम किस तरह काम करता है। तो इसके अंदर वो बताएगा आपको कि ये हमने अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल को इस्तेमाल किया है इसको दो ऑब्जेक्ट्स को जमा करने के लिए। इसके अंदर जो R2 है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट था। ये इसके अंदर R2 कॉलिंग ऑब्जेक्ट है और R1 एज अ पैरामीटर जा रहा है। तो इसको जब जैसे हम खोल के अगर लिखते हैं तो ये लिखेंगे R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1। तो वैसे जो पहले हम काम कर रहे थे उसमें जो पहले आ रहा था वो कॉलिंग है, जो बाद में आ रहा था वो एज अ पैरामीटर जा रहा है। तो सेम वही काम इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका ये बच्चों चैप्टर ख़त्म होता है। होप सो आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। आप कुछ सैम्पल क्लासेस लेके अपने पास से लेके उसकी प्रैक्टिस करें तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इसके। तो अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।